रिटायरमेंट में कितनी एडजस्टमेंट्स होती हैं? 5 होती हैं। ये 5 आपके पास बुक में है। केस 1, केस 2, केस 3। अब ऐसे पढ़ेंगे तो फायदा नहीं है, क्वेश्चन करके समझ में आएगा कि इसमें क्या होता है। पहले से किया हुआ है मैंने क्वेश्चन सॉल्व, ताकि हम सिर्फ एडजस्टमेंट वाला पार्ट इसमें देख सके, नहीं तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो जैसे फर्स्ट, या पहले बस एडजस्टमेंट फर्स्ट केस की पढ़ लो। वो क्या केस होता है? व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज गिवन। ऐसे पढ़ने का फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर ये हेडिंग थोड़ी आएगी, आपको तो क्वेश्चन से जज करना है ना। जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ये आएगा। इसमें 40th क्वेश्चन पढ़ो। 40th क्वेश्चन में आपको कैसे पता चलेगा ये कौन सी एडजस्टमेंट है? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, अगर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म लिखी हो, जैसे यहाँ लिखी है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म फिक्स्ड एट 60, तो ये फर्स्ट केस है और ये सिंपल है। जब उसने बता ही दिया कि कैपिटल 60 है तो क्या करोगे? तो आप 60,000 को रिमेनिंग पार्टनर्स में बांट दोगे। किस रेशियो में? न्यू रेशियो में। क्या इसमें रीवैल्यूएशन में कोई फर्क पड़ता है? बाकी पार्टनर्स कैपिटल में कोई फर्क पड़ता है? कोई भी कैपिटल एडजस्टमेंट हो, रीवैल्यूएशन वैसे ही बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल वैसे ही बनेगा, बस लास्ट में होगा जो होगा वो कैपिटल एडजस्टमेंट के टाइम। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आएगा। 6 में से अगर आपको कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं आती वो 2 मार्क्स होगा, बाकी 4 का काम तो करके आओ, रीवैल्यूएशन तो बना ही सकते हो ना। तो इसीलिए यहां पर अब अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे, ये रिवैल्यूएशन बना हुआ है पहले से, इसका आंसर 3000 ही आएगा। इधर भी है ना 3, तो इसका आंसर तो 3 ही आएगा। उसके बाद अगर हम पार्टनर्स यहाँ बस नीचे का सॉल्व कर लेते हैं, 60,000 आना था ना कैपिटल, तो ये बाकी सारा किया हुआ है। और आप ये भी देख लो रिमेनिंग पार्टनर्स का रेशियो क्या है, पढ़ लो। 3:1 कहाँ लिखा है? वो यहीं पे लिखा हुआ है। और अगर ये ना मेंशन्ड होता तो आप बस उसमें से बी का रेशियो हटा देते, क्योंकि ए और सी बचे हैं ना, ए और सी बचे हैं ना, हाँ, तो ए और सी का तब हम ले लेते। ठीक है, इस केस में 60,000 को 3:1 में डिवाइड करेंगे। ये इसका पार्टनर्स कैपिटल भी बना हुआ है, सारी एंट्रीज डली हुई हैं। ये बैलेंस है, ये रिवैल्यूएशन है, ये कैपिटल अकाउंट्स है, और ये गुडविल है बेसिकली, और ये गुडविल की एंट्री है। अब 60,000 जो बैलेंस है उसका देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा। इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। रेशियो क्या है? इसको 3:45,000, और इसको कहाँ लिखेंगे? ये क्लोजिंग बैलेंस है, यही तो बैलेंस है ना। तो ये आप सीधा सीधा यहाँ लिख दोगे, थोड़ी लाइंस का स्पेस देना। टू बैलेंस CD 45 और 15, ये मैच करेगा। उसके बाद अब क्या करोगे? क्योंकि अगर आप ए का वो साइड का टोटल देखो, क्रेडिट साइड का, तो वो आता है 46,500, और इस साइड का तो फिर क्या करेंगे? एडजस्टमेंट 2 तरीके से होती है, सीधा एज्यूम मत करो। क्या 2 तरीके होते हैं? पहले तो आप एक काम करो, आप इसमें बैलेंस लिख लो जो बचता है, टोटल लिखने के बाद फिर देखते हैं कि एडजस्टमेंट कहाँ हो रही है। इसमें मेरे को बैलेंस टोटल आएगा, टोटल तो बड़ी साइड का ही लिखना है ना, 49,500, 49,500। बैलेंस कहाँ बचता है? हाँ, इसमें कहाँ बच रहा है? कितना? 3,000। ये लिख लिया। अब इसके सामने क्या 2 पॉसिबिलिटीज है, या क्या आ सकता है? या तो बाय कैश या बाय एज करंट। अब क्वेश्चन देखना होगा कि उसमें हमें करना क्या है। क्वेश्चन ने क्या बोला आपको? क्वेश्चन ने ये बोला कि टोटल कैपिटल जितनी है इन प्रोपोर्शन ब्ला ब्ला ब्ला, दैट इज एक्चुअल कैश बी पेड और ब्रॉट इन। ये बात समझ में आई? तो यहाँ कैश से होगा, करंट में करंट लिखा होगा, और कुछ ना लिखा हो तो कैश। ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट। लिखा है तो फिर तो सबको पता है, नहीं लिखा तो कैश है। तो इस केस में हमें कैश से एडजस्ट कर देना है, तो इसको कैश से एडजस्ट कर देते हैं बाय कैश अकाउंट। ठीक है। बी के केस में क्या होगा? बी रिटायर हुआ है, पे करेंगे।
लिखा है ऐसा क्वेश्चन में? 1000 कैश में, बाकी उसका लोन अकाउंट। चलो एक काम करते हैं, पहले सी देख लेते हैं। सी पार्टनर है ना, पहले सी को क्लोज कर लो। उसका तो 16,500, यहाँ पे भी 16,500, ये 1000 और ये कैश ही है तो कैश में आएगा। ठीक है, अभी बी में दोबारा एक बार हम क्वेश्चन देखते हैं। रिटायरिंग पार्टनर के बारे में मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो कुछ लिखेगा। पढ़ो, बी पेड 5,000 इन कैश एंड बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू हिज। ओके, अब वो माइक का डब्बा लेके क्यों बैठे हो? वो भी दे दो। तो बी को 5,000 रुपीज हम कैश दे देते हैं। सिंपल है इसकी एडजस्टमेंट, मुझे नहीं पता कि इतना प्रॉब्लम इसमें क्यों आता है, आना नहीं चाहिए। कैसे दोगे तो इसी साइड एंट्री आएगी, ये पता है कैसे? पता, पार्टनर पैसे लाता है तो क्रेडिट, कैपिटल बढ़ती है, और कैपिटल कम होती है तो अभी तो आप पैसे वापस कर रहे हो ना उसको, तो टू कैश अकाउंट। क्या 5,000 दे के इसका अकाउंट सेटल हो गया? आपने टोटल करो, टोटल था 37 में से कितना दिया आपने उसको, तो अभी कितना बच गया? अब उसका क्या करोगे? लोन 32,000 क्या लिखेंगे? टू बीज लोन अकाउंट। और अगर क्वेश्चन साइलेंट होता, बी के बारे में कुछ भी ना बोलता, तब क्या करते? सारा पैसा लोन, सारा पैसा लोन, देना नहीं है। समझ आ गया? अब हम इसमें बैलेंस शीट नहीं बना रहे, पर डिस्कस कर लेते हैं बैलेंस शीट में इससे क्या क्या होगा। यहां पर जो आपने किया है ये कैश, ये बैलेंस शीट में कहां जाएगा? डेबिट में, बैलेंस शीट में डेबिट। ये कैश में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कैश ये वाला माइनस हो जाएगा। तो जो भी बैलेंस है उसमें वो प्लस और ये वाला माइनस। ये लोन कहाँ जाएगा? ये लायबिलिटी में जाएगा। ये सब लिखना भूलना नहीं, वरना क्या दो चीजें बनाने आएंगी। रिवैल्यूएशन तो काफी सर्टन है कि आएगा, ठीक है, पर ऐसा भी हो सकता है ना भी आए। वो रिवैल्यूएशन का आंसर लिख दे, बोल दे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इतना है, बाकी दो चीजें बनाओ। तो आपको आना चाहिए। प्रैक्टिस में तो आप तीनों करोगे, आप ये नहीं सोचोगे कि कोई दो चीजें हैं तो दो ही करेंगे। प्रैक्टिस में तीनों बनाना, वरना एग्जाम में आ जाएगा और परेशान हो जाओगे। फर्स्ट केस सिंपल है, पहले तीन बहुत सिमिलर है, पहले तीन में कुछ अलग नहीं होता। यहां उसने अमाउंट ऑफ कैपिटल खुद बता दिया। अगले केस में क्या होगा? 41। अगला केस पढ़ो, सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ो, बाकी आपको आता है। Amit and Balan decided to adjust their capitals in proportion to their profit sharing ratio by opening current accounts. कैपिटल का अमाउंट कहाँ है? कितनी कैपिटल होनी चाहिए? लिखी नहीं। दोनों के बैलेंस शीट होंगे, उनको ऐड करके रेशियो में बांट देंगे। अगर कैपिटल ना लिखे तो आप उनकी कैपिटल रफ में निकालोगे, कैपिटल में सारी अकाउंट में एंट्री डाल के, और उसके बाद उसी को बांट दोगे। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक बार देख लो आप। पहले कितना था? ये 3:1 है ना, 3:1 था पहले। तो अब इसमें से कौन चला गया? सी चला गया। अब 3:2 बच गया, तो जो भी कैपिटल आएगी उसे 3:2 में बांटना है। ठीक है, फिर से सेम सारी एंट्रीज की हुई हैं, रिवैल्यूएशन बनाया हुआ है पहले से। तो ये कैपिटल अकाउंट है इसका, इसको ऐड करके निकालना है। जो हमारे नंबर्स हैं उसमें छोटा सा ही चेंज होगा, 300 और 200 ऐड हो जाएगा। ये पहले कितना था? 41। तो अब ये 42,000 हो गया ना? नहीं, 42,100 हो गया। राइट, कर लेते हैं। ये हो जाएगा 42,100 ए का आएगा और बी का 37,900। तो टोटल आएगा 80,000। 80,000 आएगा। इसको पूरा कर लो ना, ये 38,000 हो गया, 100 इससे ले लोगे, 42 + 38 80,000। अब 80,000 को किस रेशियो में बांटना था? 3
इज टू 2, 48,000, 32,000। तो ये तो बैलेंस आ गए क्लोजिंग टू बैलेंस CD। आप एक चीज याद रखना, हमेशा क्लोजिंग बैलेंस को थोड़ी लाइंस छोड़ के लिखना, क्योंकि आप में से बहुत सारे क्या करते हो, इसके नीचे लिख देते हो और फिर आप एडजस्टमेंट को इसके नीचे लिखते हो। लेजर की लास्ट लाइन होती है क्लोजिंग बैलेंस, बीच में थोड़ी ना डालते हैं उसको। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब है कि वो बंद हो रहा है, वो यहां दिखना चाहिए ना, तभी तो वहां ओपन होगा। इसको बीच में डाल के एडजस्टमेंट नीचे मत करो। 48 और 32। ओके, अब अभी सी का बाद में देखते हैं, उसका तो लोन ही जाएगा। अब यहां देख लेते हैं कि ये मैच कैसे करेगा। उस साइड का टोटल है 44,800 और इधर का टोटल है, बड़ा टोटल तो यही है 50,700। तो इधर भी 50,700 आएगा, लेकिन बैलेंस इस साइड आएगा। अब इसका, इसको डैश डाल देते हैं। ये सब ट्रैक करते हैं। 44,800, 5,900। अब आप ये बताओ, ये 5,900 को क्या लिखेंगे? पढ़ा था क्वेश्चन में कि करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट होगी, क्वेश्चन में लिखी हुई है ये बात। तो बाय इज करंट अकाउंट, ऐसे ही सेम बी में करना है। बी का बड़ा साइड तो वो है 39,700। तो यहां पे बैलेंस बचेगा 5,900 ही आएगा ये भी। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, एडजस्टमेंट कैपिटल क्लोजिंग के ऊपर करना, नीचे नहीं। और इसको क्या लिखेंगे? ये भी क्लियर है। अब आप मेरे को ये बता दो, यहां बैंक तो आया नहीं, यहां पे आए करेंट अकाउंट्स, ये करेंट अकाउंट कहां जाएगा? करेंट अकाउंट जब कैपिटल से बैलेंस शीट में जा रहे हैं सीधा नीचे चले जाते हैं, तो यहाँ लायबिलिटी है और ये वाला एसेट है। इसका लॉजिक है कोई, या ये रटना है सिर्फ? लॉजिक क्या है? लेजर से बैलेंस शीट। अरे ये लॉजिक नहीं होता बच्चे, ये रट्टा ही होता है। उसको लॉजिक और रट्टे में फर्क नहीं पता। डेबिट क्रेडिट से लॉजिक बताया जाता है। इसकी जर्नल क्या रही होगी इसकी? ये लेजर में डली है ना एंट्री, एज करेंट अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। एज करेंट अकाउंट जर्नल में क्या हुआ? डेबिट। डेबिट बैलेंस किसका होता है? इसलिए वो एसेट में जाता है। और इसकी जर्नल क्या रही होगी? अरे ये बी है, बीस कैपिटल टू बीस करेंट। जब कोई चीज का क्रेडिट बैलेंस हो तो वो क्या है? इसलिए लायबिलिटी में जाता है। ठीक है, ये लेजर से बैलेंस शीट में सीधा जाता है, ये लॉजिक नहीं है, ये रट्टा है। ठीक है, अब आपको कैसे करना है वो आपके ऊपर है, मैंने तो दोनों बता दिया। ऑब्वियसली एग्जाम में आपको ये करते करते इतना इतना मेमोरी बनी जाएगी कि ये सीधा सीधा नीचे जाते हैं। पर कभी आपसे कोई पूछ ले तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि रटवाया है कि ऐसे जाएंगे। तुम्हें पता होना चाहिए ना कि वो क्यों जा रहा है। हर चीज जर्नल से ओरिजिनेट होती है, हर चीज। जर्नल आता है, डेबिट क्रेडिट बैलेंस की नॉलेज है, तो अपने आप पता है कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी। तो ये सेकंड केस है। फर्स्ट केस में क्या था? कैपिटल का अमाउंट लिखा था। सेकंड केस में क्या था? कैपिटल का अमाउंट नहीं लिखा। और नहीं लिखा तो आप सिर्फ दो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उन्हीं की कैपिटल ऐड करोगे, ये याद रखना। तीनों की नहीं करोगे। तीनों की कब करेंगे? फोर्थ केस में, वो जब उस पे पहुंचेंगे तब बात करते हैं। और इसमें सी को भी क्लोज कर लो। सी को क्लोज तो करना क्या ही बड़ी बात है, मतलब उसका तो सिर्फ आपको अमाउंट ही लिखना होता है। 20 यहीं से देख लेते हैं, सेम ही आएगा। सी का लोन कितना है? 10,300। तो इसको 2C's लोन अकाउंट। और ये इसको भी लायबिलिटी में लिखना मत भूलना। अगर आप याद रखोगे ये लेजर बनाते हुए कि हर एक चीज बैलेंस शीट में कहां जा रही है, तो गलती नहीं होगी। अगर आप बाद में ढूंढने की कोशिश करोगे तो टाइम वेस्ट है, और हो सकता है प्रेशर में फिर पता भी ना चले। साथ साथ याद रखो क्या करना है। ठीक है, ये सेकेंड एडजस्टमेंट थी। अब ये थर्ड है, क्वेश्चन 44 है। ये क्वेश्चन देखो,
इसकी कैपिटल एडजस्टमेंट, ये 3 पार्टनर्स थे, कुसुम, स्नेह, उषा, वो स्नेहा होगी। इसमें पहले सारी एडजस्टमेंट्स हैं, फिर इसमें लिखा हुआ है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर रिटायरमेंट ऑफ कुसुम। तो क्या है कैपिटल का अमाउंट? 14 लाख। ये 14 lakhs। ठीक है, एक में कैपिटल का अमाउंट उसने लिखा, दूसरे में आप टोटल करके निकालोगे, तीसरे में ये है कैपिटल का अमाउंट। तो अब इसमें क्या करना है, 14 lakhs को ही न्यू रेशियो में डिवाइड कर देना है, सेम उसी तरीके से एंटर करना और क्लोज हो जाएगा। हम इसको सॉल्व, कोई ज़रूरत नहीं है आपको सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। इसमें क्या करोगे, बस अमाउंट ही तो जानना होता है ना। पहले 3 केसेस में अमाउंट जानना है। मेन प्रॉब्लम ये नहीं है, मेन प्रॉब्लम है क्या आप पढ़ करके बता पाओगे क्या करना है। ऐसा तो नहीं आप जज ही नहीं कर पाओगे उस टाइम कि ये कौन सा नंबर एडजस्टमेंट। और नंबर से याद भी मत करो, लॉजिकली याद रखो। तो यहां पर भी पूरा लेजर बना हुआ है। इस लेजर में, ये जो पूरा लेजर बन रखा है आप क्या करोगे, इसमें आप सारी एंट्रीज डाल दी, 14 lakhs को आप डिवाइड कर दोगे रिमेनिंग पार्टनर्स के न्यू रेशियो में, उनके बैलेंस लिख दोगे, फिर क्लोज कर दोगे। कैश में एडजस्टमेंट है तो बाय कैश या टू कैश, नहीं तो करेंट अकाउंट, और सेम वही चीज। ठीक है, तो ये थर्ड है। अब फोर्थ पे आते हैं, और जो आपको कंफ्यूजन हो रही थी वो फोर्थ में हो रही थी। 45 नंबर क्वेश्चन। अभी ये देखो, फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ केस में वो ऐसे लिखता है वाई बी पेड अमाउंट। वाई कौन है, रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, नॉर्मली क्या हम रिटायरिंग पार्टनर को पैसे देते हैं? नॉर्मल क्वेश्चंस में नहीं देते, थोड़े से दे देते हैं, बाकी लोन में डाल देते हैं। पर इस एडजस्टमेंट में क्या होता है कि रिटायरिंग पार्टनर को पैसे देने हैं, और वो एग्जिस्टिंग पैसों से नहीं देने। 15,000 तो यहाँ भी है, आप इसको नहीं यूज करोगे जो फर्म में पहले से है, तो फिर देंगे कैसे? बाकी दोनों पार्टनर लाएंगे। ठीक है, बाकी के दोनों पार्टनर पैसे लाएंगे और उसे देंगे। ये हिंदी में कोई नहीं समझाएगा एग्जाम में, ये भी याद रखना, खुद ही पढ़ के बताना है। पढ़ लो एक बार इस सेंटेंस को, आपको समझ में आती है यही सेम बात। जैसे कोई लिखा है ना, वाई बी पेड अमाउंट ब्रॉड बाय एक्स एंड जेड सो एज टू मेक देयर कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यही चीज लिखी है। तो अब आप क्या करोगे, रिवैल्यूएशन सेम है, बना लोगे। ठीक, इनका रेशियो बस आप नोट कर लो, पहले 5:3:2 था, उसके बाद 3:2, बचा कौन, एक्स और जेड। ठीक है, एक्स और जेड बचे 3:2 में। अब यहां जब रिटायरिंग पार्टनर को बाकी के 2 पार्टनर्स पैसे देंगे, आप सारी एंट्रीज डाल दोगे, रफ में सबकी कैपिटल्स निकालोगे। तो हम रफ में कैपिटल निकालते हैं, और इसमें आप तीनों की लिखोगे। इस केस में तीनों की लिखोगे, ऐसा नहीं कि x और z कंटिन्यू होंगे तो उन्हीं की लिखी जाएगी, यहां तीनों की लिखी जाएगी। x की कैपिटल 11,250 से 11,250 तो कट जाएगा 180, तो हम इसका नीचे लिखते हैं, या यहाँ पे ये वर्किंग शो कर लेते हैं। तो x की कैपिटल हो जाती है 180। पहले आप कैपिटल्स लिख लो, क्योंकि y का तो लोन होगा ना, तो आप पहले कैपिटल्स लिख लो x और z की। z की कितनी होगी, 54। ठीक है, अब आप y का लोन भी इसमें ऐड करो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो मैं इस पे कर लेता हूँ। ये काम तो कैलकुलेटर पे कर सकते हो अभी। $138,500। 133,500। ठीक है, अब इन तीनों का टोटल करो। हो गया, ये है फर्म की न्यू कैपिटल। तो फोर्थ में कुछ नहीं होता है, फोर्थ में बस ये होता है तीनों का सब कुछ लिख करके आप उसका टोटल कर लो, वही उनकी न्यू कैपिटल है। ये फर्म की न्यू कैपिटल है। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, x और z में, किस रेशियो में, 3:2 में। तो हम इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 220,500
220 500 147। यहां से आपको दो चीजें पता चल जाएंगी। एक तो यहां से आपको पता चल गया ये क्या है, बैलेंस सीडी। दूसरा आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक्स का कैश आएगा या जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? आपको दिख रहा है अभी एक्स की कैपिटल कितनी है, ये भी तो आपने निकाली, कितनी है 180। चाहिए कितनी? तो एक्स पैसे लाएगा या लेके जाएगा? कितने लाएगा? 45 तो और जब वो लाएगा तो बाय बैंक होगा टू बैंक होगा, किस साइड? बाय बैंक। तो आपको यहां से क्लोजिंग बैलेंस भी पता चल जाएगा, बाय बैंक भी। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नॉर्मली क्या होगा कि आप इधर लिखोगे टू बैलेंस सीडी, ये तो आप लिख दोगे कि एक्स की कैपिटल होनी चाहिए 220 500 और इसकी होनी चाहिए 147। इसके बाद ना आप क्या करोगे, आप फिर टोटल निकालोगे, यहाँ टोटल वहां टोटल, फिर माइनस करोगे। वो जरूरत नहीं है। अगर मैथ सही किया है तो यहां से जो डिफरेंस है वही वहां से निकलेगा। 40,500 मैं सीधा लिखूंगा कि ये 40,500 लाएगा। और क्या फोर्थ एडजस्टमेंट कभी करंट अकाउंट से हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? कैश दे रहे हैं उसे। क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि पार्टनर्स पैसे लाएंगे और रिटायरिंग पार्टनर को देंगे। अगर वो ये एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से कर देंगे तो पैसा आएगा कहां से? आना तो पड़ेगा ना, तो कैश से ही एडजस्टमेंट होगी। तो बाय कैश अकाउंट 40,500। और बी के केस में भी हम यहीं से बता देंगे 93,000 93 है ना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। वो पता चल गया, ये भी पता चल गया। और इस केस में क्या रिटायरिंग पार्टनर का पैसा उसके लोन में ट्रांसफर होगा? कहाँ क्या होगा उसका? टू कैश अकाउंट। कितना? यही जो अमाउंट है। और अगर आप एक और चीज यहां नोटिस करोगे, इन दोनों को पैसा लाना था इसको पे करने के लिए, उन दोनों अमाउंट्स का सम करो। और ये कितना है? ऑब्वियसली ये उतना ही अमाउंट आएगा क्योंकि वो दोनों उतना ही तो पैसा ला रहे हैं जितना इसको पे करना है। तो वो दोनों कैश का सम इतना ही आएगा। और अगर किसी का कैश इस साइड आ जाए, ऐसा हो सकता है, किस केस में होगा? ऐसे होगा कि मान लो Z की एग्जिस्टिंग कैपिटल 54 है, आपने कैलकुलेट करा और यहाँ आया कि जरूरत 50 की है, तो वो 4,000 वापस लेके जाएगा। तो यहाँ पे टू कैश आएगा उस केस में। और जब फिर आप उन दोनों अमाउंट को माइनस करोगे तो उतना ही पैसा होगा जितना रिटायरिंग को देना है। ठीक है, ये करके ही पता चलेगा। ऐसे थ्योरी में तो सुनने में क्या ही होता है। तो इसको हम लिख देंगे 133,500 और उसके बाद लेजर क्लोज कर देंगे दोनों साइड। ये समझ में आया? फोर्स में क्या करना है? कैश है तो कैश की एडजस्टमेंट आपको आती है, प्लस माइनस, हालांकि जितना प्लस हो रहा है उतना ही माइनस हो रहा है कैश बैलेंस, इससे तो इफेक्ट नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? ओके। अब इसके बाद है लास्ट केस। पहले ये बता दो, समझ आ गया ना सबको? इसके बाद है लास्ट केस। लास्ट केस में एक चीज और ऐड हो जाती है बाकी सबके अलावा। अब ये क्वेश्चन देखो, लास्ट केस में ये बैलेंस शीट है, ये कैपिटल एडजस्टमेंट की लाइन है। अ लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स फॉर 10,000 इज सेटल्ड एट 10। ये तो लायबिलिटी हो गया, पर ये भी आपके बैंक बैलेंस को बदल देता है। ठीक है, इस पे बाद में आएंगे, पहले तो वो देख लेते हैं हम। क्वेश्चन बोलता है द अमाउंट टू बी पेड टू एक्स बाय वाई एंड जेड इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल्स आर प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां तक फिफ्थ एडजस्टमेंट और फोर्थ एडजस्टमेंट की लैंग्वेज सेम है, पर इसमें अलग क्या होता है? इसमें एक चीज ऐड होगी, एंड लीव अ बैलेंस, कितना भी, ऐसा नहीं 15, कुछ भी हो सकता है, 15,000 का बैलेंस अकाउंट में रहना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या था? क्या आपके पास ऑलरेडी फर्म में पैसे नहीं थे? आपने वो यूज करे रिटायरिंग पार्टनर को देने के लिए? नहीं यूज करे आपने वो। ठीक है, यहां क्या है? यहां आपको अलाउड है कुछ पैसा यूज करना। कितना पैसा यूज करना? अभी आपके पास कितना है और आप कितना बैंक बैलेंस में रखोगे तो कितना यूज कर सकते हो? 25। पर अभी यहाँ पे एक छोटी सी गलती भी कर रहे हो।
हो सकता है कि इन एडजस्टमेंट्स में किसी में ही कैश बैलेंस बदल गया हो, जैसे ये अ लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स फॉर 10 इज सेटल्ड एट 8। इसका क्या मतलब है? 8,000 कम हो गए चला। आपने क्रेडिटर्स को 8 दे दिए, तो अब आपका 40,000 का बैलेंस कितना हो चुका है? 32 हो चुका है। और इस 32 में से आपको कितना चाहिए? कितना रखना है? रखना ही है, तो कितना यूज करेंगे आप? 17,000 यूज कर सकते हो। पहले तो इस चीज को डिराइव करना है इस क्वेश्चन में कि कितना यूज किया जा सकता है। क्या हमेशा यूज ही होगा? नहीं, और लाने को भी बोल सकता है जैसे वो बोल दे कि सारी एडजस्टमेंट के बाद हमें मिनिमम कैश बैलेंस 50 चाहिए, तो बढ़ाना भी पड़ेगा, पर वो बाद में डिस्कस करते हैं। अभी तो जो कैश बैलेंस है उसमें से यूज हो रहा है, तो 17,000 हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप ये चीज याद रखना कि यहां पर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना हुआ है। अब आपको फोर्थ एडजस्टमेंट में आप क्या कर रहे थे? सबके कैपिटल्स और लोन सब कुछ निकाला आपने। सबकी कैपिटल्स और लोन रफ में निकालो। पहले उतना काम तो सेम है, तो हम उतना काम करते हैं। एक्स की कैपिटल, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो आप, क्योंकि अभी तो कैलकुलेशन तो बाद में, पहले सीख तो जाएं कि करना क्या है। एक्स की कैपिटल, एक्स का तो लोन हो गया, वाई और जेड की कैपिटल। आप लोग दूसरे की बात सुनते नहीं हो कि वो भी वही बोल रहा है। एक बच्चा बोलना शुरू करेगा, दूसरा उसके बीच में बोलना शुरू करेगा। भाई या तो पहले बोल लो या बाद में बोल लो, मेरे को दोनों की बात नहीं सुनाई देगी। अब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट अभी भी कर सकते हैं, पर उससे पहले एक और चीज देख लो। यहां पर एक चीज और होगी, अगर इसी को ऐड करके हम बांट दें रेशियो में, तो फोर्थ और फिफ्थ एडजस्टमेंट में फर्क क्या रह गया? फिर तो कोई फर्क नहीं है। एक चीज यहां और होती है। अब वो क्या होती है? हमने ये लिखा कि इतना पैसा इन्हें और लाना है, ठीक है, ये तो इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल्स हैं ही, पर इतना पैसा और लाना है। पर एक्चुअली इतना पैसा नहीं लाना। क्यों नहीं लाना? क्योंकि 17,000 जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया वो तो आपको फर्म ही दे रही है, वो ऑलरेडी पड़ा है। तो क्या इतना पैसा लाना है? नहीं। कितना लाना है? इसमें से 17 माइनस होगा। तो जब आपने तीनों के अमाउंट लिख दिए, जितना अमाउंट अब आपको पता है कि हमें जिसकी जरूरत, जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया, उसे माइनस करो। तो यहां से इस तीनों में से हम माइनस करेंगे 17,000। अब ये बताओ, ये 1975 ये आया? चलो एक बार चेक कर लो। $197,500। रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है? y और z। रेशियो क्या? 3:2। इसको 3:2 में बांटो। 79,000। ठीक। अब इसके बाद भी आपको पता है, क्योंकि हमने पिछला केस करा। ये क्या है? ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये हो गए बैलेंस सीडी। ये लोग पैसा लेके आएंगे या लेके जाएंगे, वो सीधा यहां से दिख जाएगा। अभी y की कैपिटल है 61,850, चाहिए 118,500। सीधा सीधा दिख रहा है कि इसको लाना पड़ेगा। और इसकी है 32,900 और चाहिए 79, इसको भी लाना होगा। वो माइनस करके वो भी निकल जाएगा। तो हम बैलेंसेस लिखेंगे, इसको पूरा कर लेते हैं। आप लोग ये माइनस करके निकाल लो कि पैसे कितने लाने होंगे। टू बैलेंस CD 118,500 और 79,000। ये हो गया। अब ये जो पैसे ला रहे हैं उसका अमाउंट क्या है? एक का है 56,650 बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, कुछ भी। ये कितने ला रहा है? 56,650 और दूसरा 46,100। माइनस किया ये हाँ 46,100। 46,100। और जो वाई और जो रिटायर हो रहा है उसे तो आप सारे पैसे दोगे ही।
समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में एक छोटा सा वेरिएशन आ सकता है। अब वो वेरिएशन क्या है? हमारे क्वेश्चन ने हमें बोला कि हमारे पास 40,000 ऑलरेडी कैश है, यही बोला। उसमें से पहले आप एडजस्टमेंट्स चेक करोगे कि कैपिटल एडजस्टमेंट तक पहुंचने तक ये सेम रहता भी है या नहीं। कैसे बदला? हमारे केस में कैसे बदला? हमने किसी को पे कर दिया। हो तो ये भी सकता था कि कोई पुराना रिटर्न ऑफ डेटर अब हमें पैसे दे दे तो ये बढ़ भी जाता। तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट तक पहुंचने तक बदल सकता है, ये ध्यान रखना। हमारे केस में ये 32 हो गया। और फिर क्वेश्चन ने बोला 32 में से 15,000 आपको मिनिमम बैलेंस चाहिए, बाकी आप खर्च कर लो। तो हमने 17 यहां यूज कर लिया, हमने माइनस कर दिया। पर क्वेश्चन ये भी बोल सकता था कि हमें ना 32 अब है और हमें बैंक में 50 चाहिए ही चाहिए। अब ये यहां पर 18,000 कम है। अब क्या होता? पार्टनर्स को 18 और लाने पड़ते, रादर देन यहां से वो यूज करें। अब तो उन्हें ये 18,000 और लाने होते। तो तब आपकी कैलकुलेशन पे क्या फर्क पड़ता? कैलकुलेशन पे ये फर्क पड़ता कि ये -17 की जगह तब +18 हो जाता। अगर आप रट्टे वाली अप्रोच पे चलोगे तो अकाउंटेंसी बहुत टफ है। कितनी चीजें रटोगे? ये तो रिटायरमेंट की 5 एडजस्टमेंट है, एडमिशन में है, बहुत बड़ा सिलेबस है। कॉमन सेंस तो लगानी ही पड़ेगी। और ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है भाई, पैसे लाने हैं और तो जो आपकी कैलकुलेशन है उसमें वो जितने पैसे और लाने ऐड हो जाएंगे। पैसे यूज हो सकते हैं तो जितने पैसे यूज हो सकते हैं वो यहां से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आती है? तो बस यही है।